मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इरिगेशन इंजीनियरिंग। आप ये मान के चलिए कि पूरे इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे 70 to 80% ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर इसी टॉपिक से आ जाए, इसकी ये चांसेस होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड I will try my best. I will put my maximum effort to make you understand this chapter completely in very depth, so that you are not missing any kind of questions in your examinations. ऐसा ना हो कि बिना अटेम्प्ट के ही आप आ जाओ, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से और सुनिएगा और प्रॉपरली नोट्स को बनाते रहना है। ये इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बनाएं, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। कुछ बेसिक ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमें समझनी होगी। जैसे क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, जीसीए क्या है, सीसीए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, समझ में आ रहा है, ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, ग्रोथ पीरियड क्या है, क्रॉपिंग सीजन्स क्या क्या है, कौन से क्रॉपिंग सीजन में किस किस तरह के क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, है ना। ये सारे कुछ कुछ कोर वाटरिंग क्या है, पेलियो इरिगेशन क्या है, कोर पीरियड क्या होती है, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें समझनी होगी इस चैप्टर को आगे फर्दर मूव करने के लिए। मेन इसमें हमें पढ़नी क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। हमको आइडेंटिफाई ये करना है कि जो मेरा क्रॉप है उसको मुझे कितना पानी देना होगा, वो कितना यूज करेगा, हमें मेन वही पता लगाना है। अब वो पता लगाने के लिए ये सारे कुछ कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, इन्हें हमें समझनी होगी। तो मैं एक एक करके सारे टर्म्स आपको समझाते चलूंगा और उसके बाद आपको लिखवाते चलूंगा। समझाऊंगा पहले, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा। तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सुनना है, समझना है, देखना है, ठीक है। तो चालू करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप कांटेक्ट करिए, ओके। तो देखो, मान लो एक बहुत बड़ा एरिया लिया मैंने, एक एरिया लिया, कोई शहर वहर ले लिया, मान लो एक सिटी ले लिया, एक गांव ले लिया, विलेज ले लिया, कुछ भी ले लिया, एक बहुत बड़ा एरिया मैंने ले लिया। अब इस पर्टिकुलर एरिया में एक इरिगेशन स्कीम रही होगी। लेट्स सपोज ये मेन कैनाल है जो इस एरिया को कवर कर रहा है। मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल निकल रहे होंगे, ब्रांच से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल रहा होगा, मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल रहे होंगे। इस तरह का एक इरिगेशन स्कीम रहा होगा, है कि नहीं। इस एरिया के लिए एक इरिगेशन स्कीम रहा होगा, एक तरह का कैनाल सिस्टम बिछाया गया होगा, ठीक है। तो ये स्कीम है। मेरा सवाल ये आपसे कि ये जो इरिगेशन स्कीम है, ठीक है, ये जो इरिगेशन स्कीम है ये कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है, कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है। तो थ्योरेटिकली ये है कि ये जो इरिगेशन स्कीम है, ये जो बाउंड्री है ना, जो मैंने बाउंड्री दिखाया कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर थ्योरेटिकली जितने भी एरिया हैं सभी एरिया को ये इरिगेट कर सकता है। मतलब सभी तक पानी को पहुंचा सकता है, हर एक कोने में पानी को पहुंचा सकता है। इरिगेशन पर्पज से पूरे एरिया में कहीं पर भी आप एग्रीकल्चर कर लो, क्रॉप लगा लो, है ना, वहां तक ये कैनाल सिस्टम आपको पानी पहुंचाने में सक्षम होगा। ये चीज मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया है टोटल में ये पानी पहुंचा सकता है, ये इरिगेशन स्कीम, ये कैनाल सिस्टम। तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज ग्रॉस कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है, ग्रॉस कमांड एरिया। इसको आप GCA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? GCA, ग्रॉस कमांड एरिया। क्लियर है? अब देखो, ये जो एरिया है इसमें ऐसा हुआ होगा ना, ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मान लो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, है ना, मान लो ये छोटे से ये वाले इलाके में यहाँ पे खेती नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे विलेज है। इधर क्या है? विलेजेस हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है, ओके, इधर कोई स्कूल है, हो सकता है। मान लो यहाँ पे इसी एरिया में कहीं से रोडवे गया है या फिर रेलवे गया है। मान लीजिए ये रेलवे लाइन मैंने बिछा दिया यहाँ पे,
ठीक है, और भी कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो जहां जहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स, विलेजेस, रेलवेज, रोड, ब्रिजेस, तो वो सब जगह पे तो आप खेती नहीं कर रहे हो, वहां पे तो आप वो खेती कर ही नहीं रहे हो, क्रॉप फसल तो उपजा ही नहीं रहे। जब हम वहां पे फसल ही नहीं उपजा रहे हैं तो वहां पे हमको इरिगेशन करने का कोई मतलब है क्या? हमको इरिगेशन करने का मतलब नहीं है। समझ में आ रहा? ठीक है, ये तो ऐसे ही कुछ कुछ एरिया बताया। जैसे मान लो कहीं पहाड़ है, नदी है, ठीक है, तो वो सारे एरिया क्या है, वहां पे आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं रहे, क्रॉप्स उपजा ही नहीं रहे, तो वहाँ इरिगेशन हमको करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो एरिया यूजलेस है, मतलब वो अनकल्टिवेबल एरियाज है, हम वहाँ पे खेती करेंगे ही नहीं। तो इस टोटल एरिया में से ऐसे एरिया जितने हैं जहां पर हम खेती नहीं करते हैं, ठीक है, इस टोटल एरिया में से ऐसे एरिया जितने हैं जहां पर हम खेती नहीं करते, अगर उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो जो एरिया मिलेगा, वो मिलेगा CCA। CCA, उसे हम कहेंगे CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, या फिर कल्टिवेबल कमांड एरिया। समझ में आ रहा है? मतलब वो एरिया एक्चुअली जिसमें खेती हुआ है या खेती होता है, एंड जहां हमको इरिगेशन करना है, कल्चरेबल कमांड एरिया, CCA। तो इन दोनों टर्म्स को देख के आप ये तो बता सकते हैं कि कौन सा अधिक होगा। ऑब्वियसली GCA अधिक होगा, ग्रॉस कमांड एरिया, क्योंकि ये टोटल एरिया को कंसिडर कर रहा है। ये टोटल एरिया को क्यों कंसिडर कर रहा है? मतलब ये इस इरिगेशन स्कीम का पोटेंशियल को बता रहा है, क्षमता को बता रहा है ओवरऑल, कि हाँ हम इतने टोटल एरिया में हम इरिगेशन कर सकते थे, लेकिन इतने टोटल एरिया में से कुछ एरिया यूजफुल नहीं है, मतलब वहां पे खेती नहीं किया जाता है। तो उन एरियाज को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस टोटल एरिया में से, तो जो हमें एरिया मिलती है उसे हम कहते हैं CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया। क्लियर है? ये दोनों टर्म डेफिनेशन आपको समझ में आया? तो इसको CCA को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CCA इक्वल टू, अभी कुछ मत लिखना, ठीक है, आगे सब समझ में आएगा, नोट्स लिखवा देंगे। CCA इक्वल टू GCA माइनस 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 ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस किसके टर्म्स में? एग्रीकल्चर के टर्म्स में, वो एरिया का ऑब्स्ट्रक्शंस जहां पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब और एक टर्म है उसे समझते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। एक टर्म आती है दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, IOI। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है हमेशा, ठीक है, इसको हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। ये चीज क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, कि CCA का कितने परसेंट एरिया पे किसी एक फसल को उपजाई गई है, CCA का कितने परसेंट एरिया पे किसी एक फसल को उपजाई गई है, इस चीज को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, देखो आराम से करेंगे, ये तो अपने प्राइवेट लेक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें आराम से पढ़ेंगे भाई। तो ये देखिए, ये मान लो कोई खेत है या फिर कोई एरिया है, एरिया क्या, ये CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, मतलब वो एरिया जिसपे खेती किया जा सकता है। मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, ये कल्चरेबल कमांड एरिया है, तो ये 100% है, इसको हम 100% मान के चलेंगे। मतलब कल्चरेबल कमांड एरिया को जितना हमने अभी समझा वो क्या है, कि ये है वो एरिया जिस पर खेती किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए इस 100% एरिया का आप कुछ एरिया ले लीजिए, कितना एरिया ले लिया मैंने, मान लो ये मैंने ले लिया 40%, इस 100% एरिया का 40% एरिया ले लिया, और इसी 40% एरिया पे मैंने क्रॉप लगाए हैं। ठीक है, अब ये किसी एक तरह का क्रॉप लगाया हमने इस 40% एरिया पे। अब ये जो क्रॉप लगाया मैंने, लेट्स सपोज ये मैंने लगाया इस 40% एरिया पे राइस, क्या लगाया मैंने, राइस। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर राइस
कितना है, तो आप बोलोगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर राइस इज 40%। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है कि कितना परसेंट एरिया ऑफ सीसीए का यूज किया गया है किसी एक क्रॉप को लगाने के लिए, किसी एक फसल को उपजाने के लिए। उतना परसेंट, जितना परसेंट यूज किया गया होगा किसी एक फसल को उपजाने के लिए, उतना परसेंट ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, मैं अभी समझाऊंगा। तो उतना परसेंट हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर दैट क्रॉप। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी देखो इसी चीज को और अलग टाइप से हम समझ सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को देखिए, मान लो आपके पास दो क्रॉप्स हैं, टू क्रॉप्स। अभी दो क्रॉप मान के चलते हैं। एक क्रॉप है आपके पास राइस और दूसरा क्रॉप है आपके पास व्हीट। मेरे को ये बताइए, क्या राइस और व्हीट जो है ये सेम सीजन का क्रॉप है? ये सेम सीजन का क्रॉप्स नहीं है। दीज आर ऑफ नॉट सेम सीजन। ये सेम सीजन के क्रॉप्स नहीं है। अगर ये सेम सीजन के क्रॉप्स नहीं है तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन था राइस के लिए मान लीजिए 50% एंड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन था व्हीट के लिए मान लीजिए 80%। मैं आपसे निकालने के लिए बोल रहा हूं कि व्हाट इज योर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगा मैं आपको ये निकालने के लिए बोल रहा हूँ। और अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को, जो हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इट एज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सीसीए इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, किसी एक फसल को लगाने के लिए सीसीए का कितना परसेंट यूज किया गया है, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। उसी तरह से डिफरेंट क्रॉप्स को लगाने के लिए कितना परसेंट ऑफ सीसीए का यूज किया गया है, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बेसिकली। मतलब कितना परसेंट ऑफ सीसीए का यूज किया गया है डिफरेंट क्रॉप्स को लगाने के लिए, ये क्या है, दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये दो अलग अलग सीजन के हैं, सेम सीजन के नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अगर आपको बतानी है तो कैसे बताओगे? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए दिस इज योर कल्चरेबल कमांड एरिया CCA। ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, कल्चरेबल कमांड एरिया का वैल्यू फिक्स है। वैल्यू फिक्स है कहने का मतलब है ये हो सकता है 1000 हेक्टेयर हो, 2000 हेक्टेयर हो, 3000 हेक्टेयर हो, ये एरिया तो कभी चेंज नहीं हो जाएगी ना, वो 1000 का 2000 हेक्टेयर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आपने क्या किया है, सबसे पहले राइस को लगा दिया है, इसके 50% एरिया में यूज कर लिया है और आपने राइस लगा दिया इसमें। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए व्हीट का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया 80%, तो इसका मतलब ये है कि कल्चरेबल कमांड एरिया का 80% एरिया हम व्हीट के लिए यूज करेंगे। तो क्या मेरे को ये बताओ, अब इस केस में क्या एक ही सीजन में हम 50% ऑफ एरिया, ये 50% ऑफ एरिया है, 50% ऑफ एरिया हम यूज कर रहे हैं फॉर राइस कल्टीवेशन, एंड क्या इसी सीजन में मैं इस सीसीए का 80% ऑफ एरिया यूज कर सकता हूँ व्हीट को लगाने में? नहीं यूज कर सकता। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये पहला सीजन का बात कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट सीजन का बात कर रहा है कि फर्स्ट सीजन में आपने 50% ऑफ एरिया में राइस का कल्टीवेशन किया है, और सेकेंड सीजन में आपने इसी सीसीए का, कल्चरल कमांड एरिया का 80% ऑफ एरिया यूज किया है, 80% ऑफ एरिया को यूज किया है फॉर व्हीट 80% ऑफ एरिया आपने यूज किया है व्हीट के लिए। तो व्हाट इज योर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन? टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ TOIOI,
या फिर ऐसे लिख देता हूँ, इसमें क्या जाता है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपको तो ये लिखना है कॉपी पे। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 50 + 80 मीन्स 130%। अब मेरे को ये बताइए, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो गया 130% मीन्स ग्रेटर देन 100। तो ये जो ग्रेटर देन 100 हो गया, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे ये 130% आउट ऑफ कितना परसेंट, ये आउट ऑफ 200% है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सीजन की बात की जा रही है। राइस किसी अलग सीजन में मतलब उसमें कल्टीवेट की गई है, खरीफ सीजन का क्रॉप है राइस, इट इज ए खरीफ सीजन क्रॉप। इसको उपजाने के लिए बरसात अधिक चाहिए, है ना, तो बरसात वाला जो सीजन होता है वो होता है खरीफ। ये विंटर वाली सीजन होती है राबी, इसमें वीट अधिक मतलब कल्टीवेट किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो दो अलग अलग सीजन पे इसका बात किया जा रहा है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपका कितना हो गया, मतलब आउट ऑफ 200% आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 अलग अलग सीजन होगा, जैसे कि एक सीजन होता है जैद, गर्मी वाला सीजन होता है वो, ठीक है, तो इस केस में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो सकता है आपका 200 से भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि आप उसी मतलब उसी सीसीए पे आप देख रहे हो, लेकिन 3 अलग अलग सीजन में देख रहे हो। तो इस केस में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 200 से भी अधिक हो सकता है, या 180 हो सकता है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100 से अधिक हो सकता है। लेकिन व्हेन द कंडीशन इन्वॉल्व दैट क्रॉप्स ऑफ 2 डिफरेंट सीजन पे अगर बात चल रही हो, अलग अलग 2 सीजन पे अगर बात चल रही हो, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100 से अधिक हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेम सीजन की, सेम सीजन का, ठीक है, अगर हम बात करेंगे सेम सीजन के ऊपर, अभी समझते रहिए, मैं आपको लिखवा दूंगा नोट्स अच्छे से। अगर मैं बात करूं सेम सीजन के ऊपर, ठीक है, सेम सीजन में जैसे कि क्या लगा सकते हो, देखो शुगर केन तो कभी भी लगा सकते हैं, है ना, शुगर केन तो एनुअल है, पूरे साल आप कभी भी लगा सकते हो। तो मान लो ये कोई सीसीए है, सीसीए, अभी आपने क्या किया है, इस सीसीए का 60% एरिया, मान लो 60% एरिया, 60% एरिया राइस में लगा दिया, ओके, और आपने इस सीसीए का रिमेनिंग जो एरियाज है, रिमेनिंग कितना मेरे को बचा, रिमेनिंग मेरे को बचा 40%। तो इस टोटल सीसीए का मैं 60% अगर राइस में लगा दिया हूं, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अगर मैं राइस के लिए पूछूं आपको, ये होगा 60%, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी, और ये जो एरिया, ये इसमें अगर आप कोई डिफरेंट क्रॉप लगा सकते हैं, मान लो शुगर केन लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया शुगर केन, शुगर केन, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन शुगर केन के लिए कितना था, गन्ना, ठीक है, शुगर केन के लिए, तो ये आप बोलोगे 40%। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज योर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इस केस में टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, तो आप बोलेंगे 60 + 40 = 100%, 60 + 40 = 100%। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं, लेकिन ये क्रॉप ऐसे हैं कि प्रैक्टिकली इसको सेम सीजन में उपजाया जा सकता है। गन्ने के साथ आप राइस उपजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गन्ने को हम कभी भी साल भर में कभी भी उपजा सकते हैं, है ना, उसका कल्टीवेशन कभी भी किया जा सकता है, कंप्लीट ईयर, थ्रू आउट द होल ईयर, ठीक है। तो इस केस में टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो जाएगा आपका 100%। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कभी भी सेम सीजन के केस में 100% से अधिक नहीं हो सकता, वो 100% ही रहेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वो कम हो सकता है 100 से कम, या 0 हो सकता है। अगर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 0 कह दिया आपने, मतलब जो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया है, मतलब वो एरिया जिस पे आप खेती कर सकते हो, उस पर कोई खेती किए ही नहीं है, यही हो गया इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का 0% का मतलब। सो बेसिकली ये बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हम इसलिए निकालना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि किस क्रॉप को कितने एरिया में लगाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इरिगेशन कर पाऊँ उतने एरिया को। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अभी देखो और एक चीज, इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो मान लो कि मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका GCA है, ग्रॉस कल्चरेबल
ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है, जो GCA है, इट इज योर 80 हेक्टेयर। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अब कह रहा है कि CCA इज 50%। CCA जो है वो है 50%। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन राइस के लिए, मतलब इस एरिया पे राइस का कल्टीवेशन किया गया है, इट इज योर 40%। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कितने एरिया में, ठीक है, एरिया इक्वल टू कितना होगा जिसपे राइस का कल्टीवेशन एक्चुअली में किया गया होगा, ये आपको पता नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना है कि CCA कितना एरिया है। तो CCA जो है 50/100 इंटू 80, कितना, 40 हेक्टेयर। 50% ऑफ GCA हो गया आपका CCA, तो ये हो गया 40%। अब इस 40 हेक्टेयर का 40% एरिया में आपका राइस उपजाया गया है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि परसेंटेज ऑफ CCA यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, यही होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। सो कितना परसेंट यूज किया गया है, यहीं पे बगल में लिखता हूं 40%। तो एरिया अंडर राइस, एरिया अंडर राइस कितना होगा, 40/100 इंटू 40 हेक्टेयर। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो ये कितना हो गया, 16 हेक्टेयर। तो आपने 16 हेक्टेयर टोटल एरिया में, है ना, आपने राइस को कल्टीवेट किया है। टोटल एरिया ऐसे कितने थे जिसपे कल्टीवेशन किया जा सकता था, 40 हेक्टेयर का। अब उस टोटल 40 हेक्टेयर के एरिया में 16 हेक्टेयर के एरिया में आपने एक्चुअली में राइस को उस सीजन में लगाया होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपका 100% से अधिक हो सकता है। वो कब हो सकता है, जब मोर देन 1 क्रॉप सीजन इन्वॉल्व हो, तब आपका 100% हो सकता है। इन ए सिंगल क्रॉप सीजन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कभी भी 100% से अधिक नहीं हो सकती, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100% हो सकती है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 0 से कभी कम नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू उसका कितना है, 0। मतलब आप उस एरिया पे जो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया है, मतलब जिस एरिया के ऊपर आप खेती कर सकते हैं, उस पे आपने किसी भी तरह का खेती नहीं किया है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अब चलिए जो अब तक हमने किया है इसको लिख लेंगे। तो हेडिंग डालिए, सबसे पहला ग्रॉस कमांड एरिया। तो हेडिंग डालिए .1, ठीक है, ग्रॉस कमांड एरिया, ब्रैकेट में लिख दीजिए GCA। .1 ग्रॉस कमांड एरिया, ब्रैकेट में लिखिए GCA। आई विल डिक्टेट यू, यू राइट डाउन द नोट्स। GCA का नोट्स लिखिए पहले। आई विल डिक्टेट यू, आप नोट्स लिखिए, ठीक है। स्लो पेस में डिक्टेट करेंगे, आराम से डिक्टेट करेंगे, जैसे कि आप उसको इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। लिखिए, लिखिए, the total area that can be physically the total area that can be physically brought brought under cultivation by a irrigation scheme is called gross command area, is called gross command area। फिर से डिक्टेट करो, द टोटल एरिया दैट कैन बी ब्राउट अंडर कल्टीवेशन इन इरिगेशन स्कीम इज कॉल्ड ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रॉस कमांड एरिया GCA।
लिख लिया आपने इसको, ठीक है। अब आगे सेकेंड हेडिंग डालिए आप, CCA, CCA कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया स्पेलिंग लिख देता हूं, कल्चरेबल कमांड एरिया, CCA लिखिए, लिखिए, सेकेंड पॉइंट था ये, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ये, लिखिए। आफ्टर रिमूविंग द एरिया अनफिट फॉर कल्टीवेशन, आफ्टर रिमूविंग द एरिया अनफिट फॉर कल्टीवेशन फ्रॉम GCA, after removing the area unfit for cultivation from GCA, the area obtained is called as CCA. After removing the area unfit for cultivation from GCA, the area obtained is called as CCA. The area, आगे लिखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, the area unfit for cultivation are, the area unfit for cultivations are road, railways, lake, river sides, है ना, river, villages etc, villages etc। समझ में आ रहा है सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इसके नीचे ये लिख लो, ये वाली पॉइंट लिख लीजिए, ये वाले डेफिनेशन लिख लीजिए, ये वाली CCA इक्वल टू GCA माइनस ऑब्स्ट्रक्शंस, CCA इक्वल टू GCA माइनस ऑब्स्ट्रक्शंस, इसको लिखिए। फिर ये डायग्राम अगर बनानी है तो आप बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए आप, ठीक है। पॉज करके वीडियो को आप इस डायग्राम को आराम से बना लीजिए, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, CCA इक्वल टू GCA माइनस ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। इसको लिख लिया आपने, नोट्स हो गई, डायग्राम बना लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन लिखिए। इसके बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के बारे में लिखिए, पहले लिखिए डेफिनेशन लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन लिखिए। द परसेंटेज ऑफ CCA, द परसेंटेज ऑफ CCA अंडर different crops is called intensity of irrigation. The percentage of CCA under different crops is called intensity of irrigation. The percentage of CCA under different crops is called intensity of irrigation. याद हो गया, समझ जाओगे, समझ तो गए हैं, मतलब CCA का कितना परसेंट हम क्रॉप के कल्टीवेशन में यूज कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉप हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। जैसे कि ये एग्जांपल्स ये लिखेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद ये जो अभी पॉइंट आपने डेफिनेशन लिखा उसके नीचे एक नोट लिखिए, नोट लिखेंगे, ठीक है। ये जो आपने अभी लिखा है इसके नीचे नोट लिखेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन ए पर्टिकुलर सीजन, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन ए पर्टिकुलर सीजन इज 100%। Maximum intensity of irrigation in a particular season is 100%. However, when more than one season are considered, it may be greater than 100%. देखा था आपने एग्जांपल, ठीक है। इस नोट को लिखेंगे, नोट को लिखिए अच्छे से। Maximum intensity of irrigation in a particular season is 100%. Maximum intensity of irrigation in a particular season is 100%. However, if more than one season is considered, the intensity of irrigation may be greater than 100%, ठीक है। किसी एक सीजन में वो 100% ही हो सकता है, ओके। अब क्या करिए ना कि इन एग्जाम्पल्स को बना लीजिए, लिखना है तो इसको लिख लीजिए। ये एक एरिया दिखाइए, कल्चरेबल कमांड एरिया, राइस उपजाया गया है, तो ये कल्चरेबल कमांड एरिया 100% है। राइस इसका 40% एरिया में उपजाया गया है,
तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर राइस अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होगा कितना, 40%। ये पहला एग्जांपल बना लो कॉपी पे, बन जाएगा। समझ गए? वीडियो को पॉज करके बनाइए। नेक्स्ट इसको लिखिए अब, सेकेंड एग्जांपल। अगर टू क्रॉप्स है ऑफ डिफरेंट सीजन, ठीक है, दो क्रॉप है अलग अलग सीजन्स के, एक है आपका राइस, दूसरा है आपका वीट। अब हमको मालूम है राइस और वीट सेम सीजन के नहीं, अलग अलग सीजन के हैं। राइस होता है खरीफ सीजन का, और वीट होता है राबी सीजन का। ये सब कुछ आगे चल के आएगा, क्रॉप सीजन हम बताएंगे, और किस क्रॉप सीजन में किस तरह के क्रॉप्स को उपजाया जाता है ये चीज़ भी बताऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, राबी, खरीफ, जायद, ये सब चीज़ आपका जनरल स्टडीज में भी आ जाएंगे कभी कभी, ठीक है। एसएससी के जीके वाले क्वेश्चंस में भी ज्योग्राफी से पूछ लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर का पार्ट। ओके, तो उधर आपका ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी लिखिए, इसको नोट डाउन करिए। सो यहाँ पे फिर मैंने लिखा था, आपसे पूछा था कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन राइस के लिए अगर 50% है और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर वीट अगर 80% है, तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना होगा ये बताइए। ये चीज़ मैंने आपसे पूछा था। तो आगे आपने हमें ये जवाब दिया, ये बताया आपने, ये डायग्राम बना के आपने दिखाया मेरे को कि कल्चरेबल कमांड एरिया तो सेम है, यहाँ पर सीसीए, इधर भी सीसीए, लेकिन राइस आपने 50% में उगाया जो कि फर्स्ट सीजन में उगाया, लेट्स सपोज खरीफ सीजन में उगाया, और वीट को आपने किसी दूसरे सीजन में उपजाया, जैसे राबी सीजन में उपजाया, तो 80% एरिया में उसी सीसीए का 80% एरिया में अपने वीट को उपजाया है, दूसरे अलग कोई दूसरा सीजन में। सो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो यहाँ होगा वो होगा 50 + 80, जो कि होगा 130, है ना, 130%। अब ये जो 130% है ये आउट ऑफ 100% नहीं है, क्योंकि 100% तो मतलब क्या हो गया, 100% तो मतलब एक सीसीए, 1 सीसीए इक्वल टू 100% एरिया। लेकिन आप यहाँ पे 2 सीसीए का बात कर रहे हो, 2 सीसीए, सेम सीसीए है लेकिन दो अलग अलग सीजन में देख रहे हैं, तो 2 बार हो गया ना, ठीक है। 100%, तो आउट ऑफ 200% इन 2 डिफरेंट सीजन्स आपका टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना रहा है, 130%। क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे नोट डाउन करिए। ये वाला एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, सेम सीजन में डिस्कस किया था। अगर सेम सीजन, 2 क्रॉप्स, 2 डिफरेंट क्रॉप्स, सेम सीजन, नॉट ओनली 2 डिफरेंट क्रॉप्स, आप उस पर्टिकुलर एरिया पे आपके अपने मर्जी के हिसाब से कितना भी क्रॉप्स लगा सकते हैं, 10 क्रॉप लगा लो, 15 क्रॉप लगा लो, हर एक क्रॉप का लेकिन अपना एक एरिया फिक्स होगा, और वो एरिया जो होगा वो सीसीए के अंदर ही आ रही होगी, ठीक है नहीं, सीसीए के बाहर आपका एरिया जाएगा नहीं। क्लियर है? ओके, तो सेम सीजन में मान लो 2 डिफरेंट क्रॉप्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया था हमने, इसमें मैंने आपको बोला इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इक्वल टू 60%, एंड सेकेंड केस में बोला आपको इंटेंसिटी ऑफ शुगर केन इक्वल टू 40%। तो इसका मतलब ये रहा कि इस टोटल सीसीए का 60% एरिया में, आपने राइस को उपजाया था, और इस टोटल सीसीए का 40% एरिया जो बचा था उसमें आपने शुगर केन लगा दिया है ना। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इस केस में कितना हो गया, 100%। तो सेम सीजन में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कभी भी 100% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। सेम सीजन में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कभी भी 100% से अधिक नहीं होगी, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100% होगा, या फिर मिनिमम टू मिनिमम 0% होगा। क्लियर है? इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और जो भी अपने मन से जो समझ में आ रहा है, जो भी नोट डाउन करना है सब नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन जितना नोट्स लिखवा रहा हूँ उतना सफिशियंट है, जो हम आपको लिखवा रहे हैं। चलिए, उसके बाद मैंने आपको ये वाला एक एग्जांपल में लिख लो, ये क्वेश्चन टाइप का कुछ हो गया छोटा सा। मैंने आपको बोला जीसीए है 80 हेक्टेयर, सीसीए है 50%, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ राइस है आपका 40%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने एक्चुअल एरिया में राइस को उपजाई गई होगी, ये चीज़ मेरी आपकी सवाल थी। तो आपने सबसे पहले सीसीए को निकाला, जो कि है 50% ऑफ
80 विच इज योर 40 हेक्टेयर। अब आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन था 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 40 हेक्टेयर के 40% एरिया में, इस 40 हेक्टेयर के 40% एरिया में आपने राइस का कल्टीवेशन किया हुआ है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सीसीए यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, सिंपली परसेंटेज ऑफ सीसीए यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। तो एरिया अंडर राइस विल बी इक्वल टू 40/100 into 40 which is equal to 16 हेक्टेयर। क्लियर है, समझ में आ रही चीज है? तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो अब तक हमने 3 डेफिनेशन आपके खत्म कर दिया, जीसीए को खत्म कर दिया, सीसीए समझ गया आपने, और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को आपने समझ गया। बहुत यूजफुल है। क्वेश्चंस जब एग्जाम में रियली आते हैं, है ना, तो कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दे दिया जाता है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर ऐसा ऐसा ऐसा, वाटर रिक्वायरमेंट निकालिए, है ना, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो उस इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को हम कैसे समझेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो ये उसका तरीका है। क्लियर है? तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपली एरिया, परसेंटेज एरिया ऑफ different irrigation, percentage area of CCA which is used for cultivation of different crops, percentage area of CCA which is used for cultivation of different crops, it is your intensity of irrigation। ये सेम सीजन या एक से अधिक सीजन के लिए देखा जा सकता है, सेम सीजन के लिए भी देखा जा सकता है, एक से अधिक सीजन के लिए भी देखा जा सकता है। अगर आप सेम सीजन में देख रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कभी भी आपका 100% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप डिफरेंट सीजन के लिए देख रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है वो 100% से अधिक मिलेगा। अभी देखिए, गलत क्वेश्चन क्या होगा, कैसे पता लगाओगे? मान लो आपको सेम सीजन का बात कर रहा है, सेम सीजन के 2 क्रॉप दे दिए और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को आपको बता दिया कि किसी एक क्रॉप का मान लो राइस, ठीक है, इसके बारे में बता दिया कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है 60%, और दूसरा बता दिया, देखो मक्का भी आप लगा सकते हो, मेज भी लगा सकते हो, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ मेज आपको बता दिया है ये है आपका 50% मान लो, तो 60 + 50 कितना हो गया? 110%, है ना। तो 110%, लेकिन ये दोनों सेम सीजन में कल्टीवेट किया जा सकता है, तो लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपको 110% मिल रहा है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ये 110 मिल रहा है तो हम ये समझेंगे ये मिल रहा है आउट ऑफ 200%, 100% से नहीं है वो। मतलब किसी एक सीजन में मक्का को लगाया है, किसी एक सीजन में 60% के एरिया पे, है ना, इसको लगाया, किसको? राइस को। हम ऐसा समझेंगे, ठीक है। अगर ये सही है तो हम ऐसा समझेंगे कि 110% 200% में से है। क्लियर है? ओके, सेम सीजन में कभी भी ग्रेटर देन 100% नहीं होगा। ओके, तो इसको भी नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर करना है तो, नहीं तो समझ जाओ बस, ठीक है। होप कि आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया। अब चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, एक मस्त डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ, वहां से बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। देखो खेती का प्रोसेस कैसा होता है, खेती का प्रोसेस कैसा होता है। ये मान लीजिए सॉइल है, सॉइल है, आपका खेत है। ये डायग्राम ऐसे ही कोई छोटू सा डायग्राम है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, बीज को लगा देते हैं, ग्राउंड में बीज को लगा देते हैं, ठीक है। ग्राउंड में बीज को डालना, लगाना, इसको कहा जाता है सोइंग, SOWING, रोपना, है ना, रोपा, सोइंग। आप बीज को डाल दिए, फिर बीज को जब आप डाल देंगे तो बीज उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद अंकुरित होगा, धीरे धीरे वो फूलेगा, पहले जर्मिनेट करेगा, फिर उसमें रूट्स वगैरह डेवलप होंगे, प्लांट्स के पार्ट डेवलप होंगे सॉइल के अंदर, फिर वो पार्ट्स धीरे धीरे ऊपर आएंगे, पेड़ पौधे मतलब ऊपर दिखने लगेंगे जमीन के ऊपर, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा वो प्लांट ग्रो करेगी, मैच्योर हो जाएगी। फिर जब वो प्लांट मैच्योर हो जाएगी तब आप क्या करते हो, उसका हार्वेस्टिंग कर लेते हो, काट लेते हो। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा लाइफ साइकिल होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए क्रॉप। तो यही हम क्रॉप के बारे में, किसी क्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। तो मान लो कोई भी एक क्रॉप है,
उसका आपने पहले बीज को डाला, फिर उसके बाद क्या होगा, वो बीज का क्या होगा, बीज में, उस बीज में जर्मिनेशंस होंगे, ठीक है, वो बीज फूलेगा, उसमें फिर क्रॉप प्लांट्स के पार्ट्स निकलेंगे कुछ कुछ। इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन। तो वो कुछ समय बाद होती है, बीज बोने के कुछ समय बाद होती है। जर्मिनेशन के बाद प्लांट जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखने लगेगा, एक पर्टिकुलर हाइट का ऊपर दिखने लगेगा, मतलब जस्ट अपीयर हुआ है ग्राउंड के ऊपर, है ना, मतलब मान लो कि 2 से 5 सेंटीमीटर की हाइट आपको दिख गई, जस्ट अपीयर हो गया, है ना, दिखने लगा, छोटा छोटा पौधे आपको दिखने लगे अपने आपके जमीन के ऊपर। फिर आप धीरे धीरे इसमें और पानी वानी डालोगे, न्यूट्रिएंट्स डालोगे, तो इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है, इसका ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ होगा। फिर फाइनली ये क्या होगा, ये मैच्योर हो जाएगी, इसकी रूट्स इतने अच्छे से प्रॉपरली डेवलप हो जाएंगे कि मत पूछिए, ठीक है, ये मैच्योर हो जाएगी, मतलब अब इसको ये कटाई के लिए तैयार है, मतलब अब इसका आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो देखिए, तो ये जो स्टेज है, मतलब ये स्टेज में कह रहा हूँ ये मैच्योर हो गई, मैच्योर, मतलब अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसकी कटाई कर सकते हो इस फसल की, ठीक है, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इस फसल की, ओके। तो ये एक टाइम मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग यहाँ से, जब आपने बीज को डाला, जब आपने बीज का बुआई किया, तब से लेके जब आपका जो क्रॉप है वो मैच्योर हो गया, तो मैच्योर हो गया तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम हार्वेस्ट कर लेंगे, हार्वेस्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा, इस स्टेज को मैं कह रहा हूँ सोइंग, जस्ट ए मिनट, इस स्टेज को मैं कह रहा हूँ सोइंग, आपने बीज को डाला था, और इस स्टेज को मैं कह रहा हूँ हार्वेस्टिंग, मैच्योर हो गए पेड़ पौधे आपके, फसल मैच्योर होंगे, आप उसका कटाई कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का, इसी को कहा जाता है क्रॉप पीरियड, क्रॉप पीरियड और ग्रोथ पीरियड, और ग्रोथ पीरियड, दोनों सेम चीज है, ठीक है। सोइंग के बाद क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, सोइंग के बाद क्या हुआ, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, है ना, मतलब सीड आपका स्वेलिंग हुआ, सीड में, सीड आपका फूलेगा, मॉइस्चराइज होगा, फूलेगा, जैसे जर्मिनेशन, मतलब देखो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, चना खाते हो, बूट, उसको पानी में डालते हो तो रात में कैसे उसमें फिर अंकुरित हो जाता है, वही फूल जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है, तो उसमें अंकुर निकलने लगते हैं, वही चीज़ है जर्मिनेशन, उसका जर्मिनेशन होगा, उसमें रूट्स, प्लांट के पार्ट्स डेवलप होंगे, उस क्रॉप के पार्ट्स डेवलप होंगे, फिर उसके बाद ये जमीन के ऊपर, ये नन्हा सा बालक शिशु जमीन के ऊपर आएगा, है ना। लेट्स सपोज इसकी हाइट अभी हो गई 2 to 5 सेंटीमीटर तक, वो छोटू सा 2 से 5 सेंटीमीटर क्या ही है, इतना इतना, इतना से इतना, यही है, इतना ही है ना। तो इतने इतने बड़े हो गए, जमीन के ऊपर आ गए, आपको दिखने लगे, तो वो एक स्टेज होता है, प्लांट अभी छोटे छोटे हैं, ओके। इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस है, अभी आगे चल के और एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको क्रॉप पीरियड या फिर ग्रोथ पीरियड समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी चीज होती है यहाँ पे, और एक चीज होती है बेस पीरियड। अब ये बेस पीरियड क्या होती है, इसको समझो अच्छे से। देखो, जिस दिन आप सोइंग करते हैं ना, जिस दिन सोइंग करते हैं उसी दिन हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं, मतलब पहली बार अपने खेत में पटवन करते हैं, इरिगेशन करते हैं, पानी डालते हैं, है ना। तो सोइंग के दिन ही फर्स्ट वाटरिंग किया जाता है एक्चुअली में। सो लेट्स सपोज ये है फर्स्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग। और ये जो फर्स्ट वाटरिंग है ये हम कब करते हैं, ऑन द डे ऑफ सोइंग इटसेल्फ, जिस दिन आपने बीज को डाला है, बीज को भी डाल के लैंड को अच्छे से बना दिया, प्रिपेयर कर दिया, फिर 2-3 घंटे बाद आप फर्स्ट वाटरिंग करते हो, ठीक है, वो किया। फिर हम लास्ट वाटरिंग कब करते हैं,
जिस दिन हमको फसल काटना है उस दिन करेंगे क्या? नहीं, हमको जिस दिन फसल काटना है हम उस दिन लास्ट वाटरिंग नहीं करते हैं, बल्कि उस दिन से कुछ समय पहले। अब ये कुछ समय पहले कहने का मतलब ये 3 से 4 दिन या 5 दिन तक होते हैं, है ना। 4 से 5 दिन पहले हम फसल में फिर से एक बार पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं वो पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम कटिंग करें तो पानी पानी जो है ना, फसल जो है ना वो पानी को अच्छे से यूज कर ले, तो फसल में थोड़ा मतलब मॉइस्चर हो, क्योंकि जब पानी को यूज करेगा लास्ट लास्ट में तो थोड़ा अच्छा ग्रीन दिखेगी, मॉइस्चर हो गया होगा उसमें, ठीक है। प्लस आप पानी डाल दोगे तो स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी सॉइल वगैरह, आप अच्छे से मतलब फील्ड आपका वर्केबल हो जाएगा, आप हार्वेस्टिंग प्रोसेस को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ दिनों पहले डालते हैं ताकि हम फील्ड को वर्केबल बना पाए फॉर हार्वेस्टिंग पर्पज, ठीक है। ऑन द डे ऑफ हार्वेस्टिंग हम डालेंगे ही नहीं, टेक्निकली ये सुटेबल भी नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है? अगर हम ऑन द डे ऑफ हार्वेस्टिंग डाल रहे हैं उसका डालने का फायदा ही क्या है, जब क्रॉप आपका पानी का यूज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आप डाल रहे हो तुरंत काट दे रहे हो। अरे क्रॉप को भी तो कुछ समय चाहिए ताकि वो पानी को सॉइल से निकाल पाए, फिर अपने में यूटिलाइज कर पाए, वो टाइम भी तो आप नहीं दे रहे हो उसको, है ना। तो टेक्निकली ये तो है ही नहीं, वो तो हम करते भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग से 4-5 दिन पहले हम पानी उसमें लास्ट इरिगेशन करते हैं, ताकि आपका जो फील्ड है वो वर्केबल हो जाए फॉर हार्वेस्टिंग, एंड वो उससे प्लांट भी थोड़ा वाटर को एब्जॉर्व करके वो भी थोड़ा खिल जाए, अच्छा हो जाए, फिर उसका आराम से हम कटाई करेंगे। तो कहते हैं ना वो बकरे को खिला काटने से पहले वो खिलाते विलाते कुछ ऐसा कुछ, है ना। तो वो वही वाला सिस्टम है। तो बेसिक टेक्निकल अगर मैं बोलूँ तो फील्ड को वर्केबल बनाने के लिए एंड कुछ दिन पहले इसलिए डालते हैं ताकि द प्लांट कैन इफेक्टिवली यूज द मॉइस्चर व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड, है ना। तो वो जो इरिगेशन है वो होगा लास्ट इरिगेशन, जो कि हार्वेस्टिंग के टाइमलाइन से कुछ दिन पहले आप करोगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपने किया लास्ट इरिगेशन, ठीक है, यहाँ पे आपने किया लास्ट इरिगेशन। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, फ्रॉम फर्स्ट इरिगेशन टू लास्ट इरिगेशन, दिस इज कॉल्ड एज बेस पीरियड। बेस पीरियड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई इंग्लिश अल्फाबेट बी। समझ में आ रहा है? क्रॉप पीरियड को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, सी, ठीक है। इसको क्रॉप पीरियड को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, है ना, अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को किसी भी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, दोनों को सेम कंसिडर ही किया गया है कि जो आपका बेस पीरियड है वही क्रॉप पीरियड है, फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आवर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको देखने को मिलेगा बेस पीरियड की जगह एग्जाम में क्रॉप पीरियड दे दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको यही समझना है कि वो बेस पीरियड ही है, ठीक है, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात, अगर इंटरव्यू या फिर अगर बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज योर परफेक्ट थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब ये कुछ दिन पहले जो हम वाटरिंग करते हैं इसका मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, टू मेक फील्ड वर्केबल, फॉर हार्वेस्टिंग पर्पस, अरे देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता ना मेरा अभी। फॉर हार्वेस्टिंग पर्पस ऐसे लिख लो, टू मेक फील्ड वर्केबल फॉर हार्वेस्टिंग पर्पस, ठीक है। तो आपको दो बातें अभी तक समझ में आई, क्रॉप पीरियड क्या है, ग्रोथ पीरियड क्या है। क्रॉप पीरियड मतलब सिंपल सी बात है, बीज को डाला फिर मैच्योर हुआ, बीज के डालने से लेकर कटाई तक जितना समय तक वो क्रॉप आपके फील्ड में है, दैट इज योर क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड पहला वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग हम करते हैं हार्वेस्टिंग से कुछ दिन पहले, टेक्निकली प्रैक्टिकली, और फर्स्ट वाटरिंग हम जिस दिन बीज को डालते हैं उसी दिन कर देते हैं। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन दैट इज योर बेस पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्रॉप पीरियड, ग्रोथ पीरियड, बेस पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं कंसिडर किया गया है, सब कुछ सेम है।
ओके, सब कुछ सेम है। चलिए अब बात करते हैं एक चीज की, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको अब आगे का बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बेस पीरियड हो गया, क्रॉप पीरियड हो गया, सब हो गया। अब एक चीज है, वाटरिंग पे बात करते हैं कि कितने कितने तरह से हम पानी को डालते हैं यहाँ पे, वाटरिंग कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, जब आपने बीज को डाला, जब आपने बीज को डाला, इमेजिन करना, सोचते रहना, तो बीज कहाँ है? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर है बीज। अब वो बीज में क्या बननी है? बीज में स्वेलिंग होनी है, मतलब जर्मिनेशन प्रोसेस होगा, स्वेलिंग होगा, तब जाके प्लांट के पार्ट्स बनेंगे। समझ रहे हो आप? प्लांट के पार्ट्स बनेंगे, फिर वो धीरे 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 प्लांट का पार्ट्स ऊपर आएगा जमीन के। ये कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को ये बताओ, चना खाए हो ना? फिर से पूछ रहा हूँ, चना खाए हो कि नहीं खाए हो? खाए हैं सर। तो जब चना को रात में आप पानी में डालते हो, तभी देखिए वो फूलती है, तभी उसमें अंकुर वगैरह आते हैं कि नहीं? ठीक है, तभी वो फूलती है ना, बड़ी बड़ी वो तभी होती है। अभी ऐसा सोचो ना कि मान लो आपने ऐसा किया कि चना को भिगा दिया पानी में, जस्ट जस्ट पानी में भिगा दिया और कहीं पे रख दिया, तो वो क्या वो फूल जाएगा सुबह तक? ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। मतलब अधिक पानी चाहिए, लबालब पानी चाहिए, डबाडब पानी चाहिए, भर के पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सेम चीज होता है इनिशियल टाइम्स में, खेतों में भी, क्योंकि वहां पे स्वेलिंग के प्रोसेस को हमको करवानी होती है। पानी सोचो ना, पानी पूरा भर के डालना होगा ताकि वो फूल पाए, स्वेल हो पाए, तब जाके उसमें प्लांट्स के पार्ट्स बनेंगे, है ना? तो ये जो इनिशियल होता है, सोइंग करने के बाद से, सोइंग करने के बाद से अप टू दैट स्टेज, कौन सा स्टेज? जब जो प्लांट्स है, जो जो भी फसल आपने लगाया है, वो जमीन के कुछ ऊपर दिखने लगे। कितना ऊपर? 2 से 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखने लगे, तब तक हमको हाई इंटेंसिटी के साथ, हाई इंटेंसिटी के साथ अधिक पानी खेतों में अपने प्रोवाइड करनी होती है, डालनी होती है। ठीक है, और ये जो पानी जब हम इतने हाई इंटेंसिटी के साथ डालते हैं, है ना, ये मैक्सिमम पानी हम डालते हैं, हाई इंटेंसिटी विथ मैक्सिमम डिस्चार्ज, डिस्चार्ज भी मैक्सिमम होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पानी आपको चाहिए, है ना? तो ये जो पानी है, इसको कहा जाता है कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग। और ये जिस समय अंतराल में किया जाता है उसको कहा जाता है कोर पीरियड। अच्छा, ये जो कोर शब्द है, इसका मतलब क्या है? कोरिया नाम सुना है? कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो कट्टर दुश्मन, है ना? क्या नाम है वो डिक्टेटर है ना नॉर्थ कोरिया में अपना एक? अरे पता नहीं यार, पॉलिटिक्स मेरे को बहुत गंदा लगता है, सबका सबका। उसके कारण जो अमीर लोग हैं वो तो अमीर हो ही रहे, लेकिन जो आम आम स्टूडेंट्स है, आम आम परिवार है, नॉर्मल आदमी जो गरीब है, जहाँ से विद्यार्थी, है ना, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, हम लोग, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उतना, मतलब क्या बोलूँ, ऐसा भी नहीं है कि करोड़ों रुपए महीने के आते हैं, ऐसा भी नहीं। हाँ, घर परिवार सब चल जाता है, हम लोग हैं, भाई सब है, पिताजी भी अभी वर्केबल है, तो घर परिवार सब चल जाता है ठीक ठाक से, भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फिर भी एक मेरे को लगता है कि इस जिंदगी में अगर पैसा ज़्यादा होगा आपके पास, तो आप शायद और बेटर वे में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इसका लाभ उठा पाओगे, और इसी के लिए तो आदमी मरता है। ठीक है, चलो, तो छोड़ो यार वो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स किधर, मैं कहाँ कहाँ फंस जाता हूँ। तो कोरिया, कोरिया शब्द सुना है? तो कोरिया देश से ये आया है, उन्हीं के भाषा से, कोरियन लैंग्वेज से ये कोर वर्ड आई है। ठीक है, और इस कोर वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम। क्या होता है इसका? जो वर्ड होता है, इंटरप्रिटेशन होता है इन आवर लैंग्वेज, इट इज योर मैक्सिमम, इसका मीनिंग होता है मैक्सिमम, अधिकतम, है ना? तो इस दौरान जब आपका प्लांट छोटा है, तो
तब तक हमको मैक्सिमम अधिक से अधिक पानी देनी हो। इसके बाद हम ज़्यादा पानी नहीं देते हैं, क्योंकि प्लांट जैसे जैसे बड़ी हो गई, अब उसको हवा पानी चाहिए। तो मान लो अगर पानी तुम अभी भी खेत में डबाडब लबालब पानी भर दोगे, तो मैंने बोला था रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट याद करो। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन रूट से भी करते हैं। राइस को छोड़ दो, राइस एक एक्सेप्शनल है, धान है ना, पैडी एक्सेप्शनल है, पैडी के खेत में लबालब डबाडब पानी एनी टाइम होना चाहिए। पैडी को छोड़ दो, एक्सेप्शनल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे 95% ऑफ प्लांट्स क्रॉप्स ऐसे हैं जो रेस्पायर करते हैं थ्रू रूट्स, उनको रूट लेवल पे भी ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो अब जब पानी खेतों में, इसके बाद भी जब प्लांट आपका थोड़ा बड़ा हो गया, रूट्स निकल गए, रूट के प्रोडक्शंस हो गए, उसके बाद भी डबाडब लबालब भर दोगे तो ऑक्सीजन उसको मिलेगा नहीं, वो मर जाएगा। इसलिए हम वाटरिंग का जो इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, वो कम करते हैं और कम कम पानी डालते हैं। मतलब जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम पानी फिर डालते रहते हैं अप टू लास्ट इरिगेशन, है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिर चेंज हो जाती है, हम कम कम डालते हैं, ठीक है। हम अधिक अधिक पानी नहीं डालते हैं, हम थोड़ा 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 करके पानी प्लांट को देते रहते हैं जितना उसको रिक्वायर्ड है। मतलब आज किया तो फिर 2-4 दिन बाद पानी डालेंगे, फिर 2-4 दिन बाद, फिर 2-4 दिन बाद, या 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऐसा एक इंटरवल बना लेते हैं, है ना। इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, कि कितने बाद आप पानी डाल रहे हो। फ्रीक्वेंसी 15-15 दिन में डाल रहे हो, 10-10 दिन में डाल रहे हो, ये चीज होता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सवाल आपसे एग्जाम में पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा ये सब बात, ठीक है। सवाल क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिया रहेगा इस तरह का सिस्टम में, आगे चल के हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो वहां समझ में भी आएगा। सिस्टम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कब दे रहे हो, उस बेस पीरियड के दौरान। ये जो वाटरिंग हम कर रहे हैं, वाटरिंग वाला सिस्टम सब बेस पीरियड के रिलेटिव में पढ़ रहे हैं। तो उस बेस पीरियड के दौरान कोर पीरियड में जब आप कोर वाटरिंग कर रहे हैं, उस केस में आप मैक्सिमम पानी अप्लाई कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको हमेशा कोर वाटरिंग के केस में मिलेगा। मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी भी अधिक होती है, नहीं फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है कि आप जल्दी जल्दी पानी को डाल रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी पानी को डाल रहे हैं। मतलब हर 1-2 दिन में आप पानी को डाल रहे हैं, या फिर आज डाला कल भी डाल रहे हो, हर रोज पानी डाल रहे हो, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे अधिक पानी जल्दी जल्दी डालना होता है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज आपको मैक्सिमम, ओवरऑल जो डिस्चार्ज हम सोर्स से, कहाँ से, सोर्स से डिस्चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब वो कब मिलेगी, कोर पीरियड के दौरान। तो यही चीज मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना है, ये कोर पीरियड में जो डिस्चार्ज है उसका आंसर करना पड़ता है, वो निकाल के कोर पीरियड आपको दिया रहेगा, उस दौरान फिर उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। अगर आप पूरे बेस पीरियड में निकालोगे डिस्चार्ज का वैल्यू, तो वो आपको एक एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज देगा। पूरे बेस पीरियड के दौरान आप डिस्चार्ज अगर निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज देगा। अभी डिस्चार्ज वगैरह हम कैसे निकालते हैं, देखो ये एरिया है, उसमें आपने फसल लगाया है, तो उसमें कितना डेप्थ ऑफ वाटर आपको प्रोवाइड करनी है, ये अगर हम मालूम कर लेंगे तो जितना डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करनी है इनटू एरिया ऑफ दैट एग्रीकल्चरल फील्ड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर रिक्वायर्ड और टू बी सप्लाइड, जो हमको देनी है। तो ये वॉल्यूम जब हम पता लगा लेंगे, ठीक है, एक बार आपने इस वॉल्यूम को पता लगा लिया, उसके बाद अब क्या करोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका बेस पीरियड कब है, कि हमको कब तक में ये पानी देनी है। जब तक में हमको पानी देनी है तो वो टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, किसको, अपना टोटल वॉल्यूम को। तो हमको वहां से एवरेज डिस्चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी कि इतने समय में हमको इतना टोटल पानी इस फील्ड में हमको डालना एज ए इरिगेशन वाटर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमको डिस्चार्ज निकल जाता है। आगे चल के सब कॉन्सेप्ट समझिए ना, आगे चल के धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो इन्हीं सब लॉजिक्स का, सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, इन्हीं सब डेटास का यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये है कोर वाटरिंग एंड कोर पीरियड। ओके, अब बात करते हैं। अब देखिए और एक तरह का वाटरिंग किया जाता है, और एक तरह का वाटरिंग किया जाता है, और वो कब किया जाता है,
वो किया जाता है। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जमीन में बीज को बोने से पहले, मतलब सोइंग करने से पहले आप कुछ दिन पहले आप वाटरिंग कर देते हैं, ताकि सोइंग के लिए आपका जो जमीन है वो वर्केबल हो जाए, है ना। तो वाटरिंग बिफोर सोइंग इज कॉल्ड पेलियो इरिगेशन, ठीक है। मतलब बीज को जमीन में बोने से पहले जो आप वाटरिंग कर देंगे उसको पेलियो इरिगेशन हम कहते हैं, ठीक है। इसको करने का बेसिक पर्पस यही है कि मान लो जमीन आपका बहुत सूखा, तो उसको वर्केबल बनाना होगा ना, ताकि सोइंग वगैरह अच्छे से, सोइंग करते वक्त आपको मिट्टी खोलनी है, फिर उसमें सीड को डालनी है ना। अगर सूखा अगर जमीन है तो उसको सीड को, मतलब मिट्टी को खोलने में बहुत दिक्कत होगा, तकलीफ होगा। सो बेसिकली सोइंग को वर्केबल बनाने के लिए पेलियो इरिगेशन किया जाता है, कि जो ड्राई सॉइल है उसको थोड़ा वेट करने के लिए पेलियो इरिगेशन किया जाता है, ताकि अच्छे से आप सोइंग कर पाए, ठीक है। फिर जो लास्ट इरिगेशन है हम कुछ समय पहले क्यों करते हैं, ताकि हार्वेस्टिंग को वर्केबल बनाया जाए। मैथमेटिकली बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड सब एक है। कोर वाटरिंग में आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ओवरऑल बेस पीरियड के दौरान जो आप डिस्चार्ज निकालोगे वो एक एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज होगी। सारे टर्म्स वगैरह सब कुछ क्लियर होगा। अब इसको, ये डायग्राम अभी नहीं बनाना, बाद में बनाना, लास्ट में बनाना। अभी क्या करेंगे, एक एक करके इनके डेफिनेशंस को लिखेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आप क्या करेंगे, आप लिखते चलेंगे, हेडिंग डालेंगे, लिखते चलेंगे। मैं डिक्टेट करूंगा, आप हेडिंग डालेंगे, लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए क्रॉप पीरियड और ग्रोथ पीरियड। सबसे पहला हेडिंग डालिए क्रॉप पीरियड और ग्रोथ। सबसे पहला क्या, 3 पॉइंट आपने लिखा हुआ था पहले से ही, 3 पॉइंट लिखा था ना, तो ये 4th पॉइंट लिख लो, क्रॉप पीरियड या फिर ग्रोथ पीरियड। 4th, उसके बाद 5th, 6th, 7th, 8th, ऐसा करते रहिएगा। तो लिखेंगे, पहला हेडिंग डालिए क्रॉप पीरियड और ग्रोथ पीरियड, इसके अंदर लिखिए द टाइम पीरियड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ sowing the crop to harvesting it is called as crop period और growth period। वो समय जब आपने बीज को डाला, फिर क्रॉप मैच्योर हो गई, हार्वेस्ट कर लिया आपने, तो वो जो समय का अंतराल है इसी को हम कहते हैं क्रॉप पीरियड और ग्रोथ पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बेस पीरियड, दीजिए बी, ठीक है। बेस्ट पीरियड लिखिए द नंबर ऑफ डेज बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग, the number of days between first watering and last watering before harvesting, the number of days between first watering and last watering before harvesting is called as base period of crop. The number of days between first watering and last watering before harvesting is called base period of the crop. एक नोट बना के लिखिए नीचे, फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल और ऐसे लिखिए, फॉर न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड आर एज्यूम्ड टू बी सेम। क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड आर एज्यूम्ड टू बी सेम, मतलब फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन दोनों को हम सेम कंसिडर करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में मैथमेटिक्स के रूप में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों 3-4 दिन कोई मायने नहीं रखता मैथ के अंदर, ठीक है। और देखो इसका एक लॉजिक मैं और यहाँ पे बता सकता हूँ। देखो हम एक तरह का फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ किसको, क्रॉप पीरियड को, बेस पीरियड को सेम मान लेता हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर क्रॉप पीरियड बेस पीरियड सेम मान ले रहे हैं, तो देखिए बेस पीरियड क्या है, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक का डिफरेंस, मतलब तब तक का टाइम पीरियड। तो अगर क्रॉप पीरियड बेस पीरियड सेम है, तो हम लास्ट वाटरिंग का टाइमिंग बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाटरिंग का टाइमिंग बढ़ा रहे हैं। अगर लास्ट वाटरिंग का हम टाइमिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ अधिक पानी डाल दे रहे हैं, हम कुछ अधिक पानी डाल रहे हैं कि नहीं।
सो एक तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ये इंट्रोड्यूस हो जा रहा है कि हम इरिगेशन जो हमको करना है उसको थोड़ा सा अधिक वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो आप इनडायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं, इंटरव्यू रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। अब किसका डेफिनेशन लिखेंगे, अब लिखेंगे कोर वाटरिंग का, अब लिखेंगे कोर वाटरिंग। लिखिए, द फर्स्ट वाटर, द फर्स्ट वाटर which is given to a crop, the first water which is given to a crop until the crop is few centimeter in height, until the crop is few centimeter in height, ब्रैकेट में लिखिए 2 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 5 सेंटीमीटर, is called as core watering, is called as core watering। क्लियर है। आगे लिखिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is the maximum single watering, it is the maximum single watering followed by other watering at desired interval, it is the maximum single watering followed by other watering at desired interval। so maximum watering निकालने का आपको अगर बोला जाएगा तो आप कोर पीरियड के दौरान ही निकाल के बताएंगे, ठीक है। आगे लिखिए, कोर पीरियड क्या है, व्हाट इज कोर पीरियड, डेफिनेशन लिखिए, द कोर वाटरिंग must be applied within a, the core watering must be applied within a fixed limited period, fixed limited period called as core period, called as core period। the discharge required during core period is maximum for a crop, the discharge required during core period is maximum for a crop, ठीक है। अब लिखिए पेलियो इरिगेशन, हेडिंग डालो पेलियो इरिगेशन, इसके बारे में लिखो, समटाइम्स इन द इनिशियल स्टेजेस, इन द इनिशियल स्टेजेस बिफोर द क्रॉप इज सोन, क्रॉप इज सोन, बिफोर द क्रॉप इज सोन, कॉमा, द लैंड इज वेरी ड्राई, द लैंड इज वेरी ड्राई, फुल स्टॉप, इन सच केसेस, कॉमा, द सॉइल इज वेटेड, the soil is wetted with water so as to help in sowing, so as to help in sowing of the crop, full stop, so as to help in sowing of the crop, full stop। such an irrigation is called paleo irrigation, such an irrigation is called paleo irrigation। समझ में आ रहा है। लैंड काफ़ी ड्राई था तो सोइंग थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए सोइंग को वर्केबल बनाने के लिए आपको लैंड को थोड़ा वेट कर दिए, मॉइस्चर कर दिए, ताकि अच्छे से सोइंग हो पाए। ये जो इरिगेशन है इसको हम कहेंगे पेलियो इरिगेशन, जो कि सोइंग से पहले की जाती, ठीक है। कोर वाटरिंग, बीज को डालने से क्रॉप 2 से 5 सेंटीमीटर का होगा तब तक में किया जाता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज निकल के आती है, इसको कोर पीरियड के दौरान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम फिर वाटरिंग करते हैं। बेस पीरियड के दौरान जो डिस्चार्ज आप कैलकुलेट करके निकालोगे, दैट विल बी योर एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे। क्लियर है। ये डायग्राम को बना लीजिए। अब बनाइए ये डायग्राम, पाउज कर लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपन लोग ड्यूटी एंड डेल्टा, ड्यूटी एंड डेल्टा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को मैसेज करिए। जो डिक्टेट करवा रहे हैं ये थोड़ा स्पीड है या स्लो है, इससे रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा डिक्टेट करवाएंगे, और धीमे तो और धीमे। एक्चुअली क्या है, ये नोट्स हमने बनाया हुआ है, नोट्स बना के फिर मैं क्या कर रहा था, स्कैनिंग करके इधर चिपका रहा था, तो ताकि लिखना पढ़ना कम पड़े। तो इस केस में क्या हो रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, अभी मेरे को स्कैन करनी पड़ रही है, तो उससे बेटर है मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, तो आप लिख लोगे, तो समझा दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा, लिख लोगे, वो ज़्यादा बेटर है कि नहीं। तो आप बोलिएगा डिक्टेशन का स्पीड अगर कम या ज़्यादा करना है तो उस हिसाब से हम अपन लोग उसको अल्टर कर सकते हैं। रेगुलेटर आपके हाथ में है, घुमाओ, जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे, ठीक है। पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशंस को निकालने के लिए, कंपटीशन क्रैक करने के लिए। बहुत अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़िए। कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, सब बढ़िया है, सबको अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम में सिलेबस के अंदर
जो चीज है सब इम्पोर्टेंट। ओके, हर बात को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, लिख लीजिए। चलिए अब ड्यूटी एंड डेल्टा के कॉन्सेप्ट्स को हम करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेल्टा एंड ड्यूटी तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो जैसा जैसा मैं आपको समझाऊंगा वैसा वैसा आप समझते रहना, उतना ही समझना, उससे ज़्यादा अपने को समझने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला हम समझेंगे डेल्टा को। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा को ऐसे लिखा जाता है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा को। इसका जो यूनिट होता है ना, ये मीटर और सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, इस तरह से मतलब लेंथ के यूनिट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं पहले इसे देखते हैं। ओके, इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर that is required by, that is required by the crop during its base period, for full growth up to maturity, up to maturity is called delta of crop। समझो बात को, डेफिनेशन को समझो, इसी में हो गया। क्या कहता है डेल्टा? मतलब इट इज टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर। पहला तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, हम इसको डेप्थ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। डेप्थ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक फायदा है दोस्तों, ये मान लीजिए ये एग्रीकल्चरल एरिया है। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल एरिया है, इसमें किसी एक क्रॉप को लगाया है। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा, पहले इस डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंट किया गया। इसका लॉजिक में समझाता हूँ क्यों। दैट इज रिक्वायर्ड बाय क्रॉप, जो एक क्रॉप को चाहिए, कब? ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड। क्यों? फॉर फुल ग्रोथ अप टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड डेल्टा। समझ में आ रहा? बीज को आपने मतलब फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक क्रॉप, ओके, मतलब बेस पीरियड का बात कर रहा है, तो फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक में जितना टोटल डेप्थ ऑफ पानी उसे चाहिए फॉर इट्स फुल ग्रोथ अप टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज डेल्टा। अब मतलब ये बेसिकली वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप का, ये हमको टोटल कितना इरिगेशन वाटर उसको देना है उस क्रॉप को, उस चीज को हम कहेंगे मतलब डेल्टा, है ना। तो मतलब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है कहीं ना कहीं एक तरह से, कि कितना पानी डालना है हमको। तो इससे हम डेप्थ के फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस करते हैं? तो देखिए एक्चुअली उसको डेप्थ के फॉर्म में हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो एरिया है। ठीक है, दो एरिया है, ये है एरिया A1, ये मान लो एरिया है A2, ये है एरिया A2। तो यहाँ से एकदम साफ साफ दिख रहा है कि एरिया A2 जो है ना, ये बड़ा है एरिया A1 से। अब इन दोनों एरिया पे आपने एक ही तरह के फसल को उपजाया हुआ है, मान लो दोनों में राइस को ही उपजाया है, इधर भी राइस है इधर भी राइस, पैडी। ठीक है, दोनों में आपने राइस को उपजाया है। अब आपको क्या बतानी है, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बतानी है कि इसमें टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे को डालना है, V2 टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे को एरिया 2 में डालना है। दोनों में फसल एक ही है, राइस, है ना। अब आपको ये बतानी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम V1 V2 अलग अलग होंगे, और कॉमन सेंस की बात है V2 वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन V1 वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिक बड़ा एरिया है, आपने अधिक बड़ा एरिया में टोटल राइस को लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम V1 V2 अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे, ऐसे सोचो कितना सारा एरिया होगा, कितना सारा एरिया होगा, हर एक एरिया के लिए हमको अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट, इस टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको चाहिए, हाँ वो कैलकुलेट करना होगा। सो इस चीज को कॉमन करने के लिए
एक स्टेप सिंगल स्टेप में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमने ये निकाला कि जो राइस का डेल्टा है, वाटर रिक्वायरमेंट जो इन फॉर्म ऑफ डेप्थ की, हमको टोटल कितना डेप्थ ऑफ वाटर को अप्लाई करना है ना, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया डेल्टा का वैल्यू इसका। अब मान लो राइस का आपको डेल्टा का वैल्यू पता है, तो ये एरिया A1 और एरिया A2 के केस में आप वॉल्यूम V1 एंड वॉल्यूम V2 इजीली बता दोगे। कैसे? ये V1 वॉल्यूम कितना होगा, सिंपल है, A1 इंटू डेल्टा वन, सॉरी A1 इंटू डेल्टा। V2 वॉल्यूम कितना होगा, A2 इंटू डेल्टा। मतलब हमको इतना इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको अप्लाई करनी है इन दोनों अलग अलग खेतों में, प्लस ये वॉल्यूम निकल जाएगा तो आपको बेस पीरियड मालूम है, तो इस वॉल्यूम को बेस पीरियड से आप डिवाइड कर दोगे, है ना, बेस पीरियड से बी से डिवाइड कर दोगे। बी से डिवाइड करने के बाद आपको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम बाय टाइम क्या होता है, डिस्चार्ज। इतना डिस्चार्ज से हमको इस वाले खेत में पानी डालना है, इतना डिस्चार्ज से हमको इस वाले खेत में पानी डालना है। मतलब सब कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाते हैं, हर एक तरह का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। इसलिए हम जो वाटर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इसको हम डेप्थ के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के बाद कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्रॉप्स जो हम रेगुलर पैटर्न में रेगुलरली यूज करते हैं अपने इंडिया में, जो उगाते हैं, उनका डेल्टा को कैलकुलेट कर लिया गया है। अगर मैं आपको लिखवाऊं, ठीक है, लिखवाऊं, तो देखिए डेल्टा का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे लिखता है ऐसा एक टेबल, क्रॉप और उसका डेल्टा का वैल्यू, क्रॉप और उसका डेल्टा का वैल्यू, ठीक है, मीन्स डेल्टा वैल्यू ऑफ सम कॉमन क्रॉप्स। अगर मैं राइस का लिखूं, ये होता है लगभग आपका 120 सेंटीमीटर। शुगर केन का भी सेम, शुगर केन का भी सेम, शुगर केन मतलब गन्ना, इसका भी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वीट का लिखा जाए, वीट का, तो ये होता है लगभग 40 सेंटीमीटर। कॉटन, कपास, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चारा, फोडर, चारा घोटाला याद है, फोडर, इसका होता है लगभग लालू प्रसाद यादव 22.5 सेंटीमीटर, अभी तक जेल में हूँ। मेज, इसका होता है लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो याद ही रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये हमने कुछ क्रॉप्स के स्टैंडर्ड डेल्टा के वैल्यू निकाल लिए। अब इन क्रॉप्स को किसी भी एरिया में लगाओ, कितने भी बड़े एरिया में लगाओ, हमको बस एरिया मालूम होना चाहिए कि इतने हेक्टेयर में हम लगा रहे हैं। वो एरिया मालूम हो गया, डेल्टा मालूम है, मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे, उसका बेस पीरियड मेरे को मालूम है, अब मेरे को कब कब पानी डालना है उसके अकॉर्डिंग इस टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करके हम डिस्चार्ज का रेट निकाल लेंगे। इस रेट से इतने समय तक में हमको टोटल पानी डालते रहनी है, उसके हिसाब से हम अपने सोर्स से पानी को निकालेंगे। जहाँ एक्चुअली पानी, तो पानी कहाँ से आ रहा है, सोचो, पानी कोई कैनाल सिस्टम से आ रही होगी, वहीं से इरिगेशन ना करेंगे तो वहां से जो डिस्चार्ज हम लेंगे वो रिक्वायरमेंट आपको इधर से मालूम होगा कि नहीं, है ना, कि एक्चुअली खेतों में आपको कितना पानी डालना है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि ये जो डेल्टा का मैंने आपको डिफिनेशन भी बताया, डेल्टा कि मैंने ये बताया कि टोटल कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए किसी एक क्रॉप को बेस पीरियड के दौरान फॉर इट्स फुल ग्रोथ अप टू मैच्योरिटी, दिस इज कॉल्ड एज योर डेल्टा, है ना। तो ये क्रॉप की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, इतना पानी हमको देना ही देना, इतना पानी उसको चाहिए ही चाहिए, इस तरह का कोई सिस्टम है। मतलब इसमें इन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा या फिर डेल्टा को निकालने में लॉसेस ऑफ वाटर इज नॉट कंसिडर, लॉसेस ऑफ वाटर इज नॉट कंसिडर्ड। डेल्टा को जो निकाला गया है इसमें लॉसेस ऑफ वाटर इज नॉट कंसिडर्ड, इसको आप नोट में लिखिएगा, ठीक है। लॉसेस ऑफ वाटर कंसिडर नहीं करने का क्या मतलब है, कितने अलग अलग तरह के लॉसेस होते हैं। जैसे देख लो, मान लो कोई कैनाल है, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इस कैनाल से आप एग्रीकल्चरल लैंड में पानी को लाते वक्त कन्वेयंस लॉस हो जाएगा, सीपेज लॉस हो जाएगा, इवापोरेशन लॉस हो जाएगा, बहुत अलग अलग तरह के लॉसेस हो जाएंगे। मान लीजिए कुछ टोटल, है ना, 2 से 3% ऑफ लॉस हो गया, 2 to 3% ऑफ लॉस हो रही है, ऐसा कुछ है। इतना परसेंट लॉस, जितना भी पानी आ रहा आएगा, मतलब कहने का मतलब है
यहाँ से जो जितना पानी निकालोगे, कहाँ से, कैनाल के एंट्री से जितना पानी इसमें डालेंगे, फिर यहाँ से जितना पानी जाएगा, तो या इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस फील्ड तक पहुंचने में टोटल जितना पानी आप वहां से छोड़ रहे ताकि यहाँ तक पहुंचे, उसमें से 2 से 3% लॉस हो जा रहा है मान लो। तो अगर आपने डेल्टा को कैलकुलेट किया है, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्चार्ज सिस्टम को डिजाइन किया है, इस इरिगेशन स्कीम को डिजाइन किया है, और लॉसेस को अगर कंसिडर नहीं किया है, तो जो वाटर रिक्वायरमेंट है, क्या आप उससे कम पानी डाल दोगे? है कि नहीं? क्योंकि लॉसेस में पानी आपके गायब हो जा रहे हैं। तो इसलिए जब हम सप्लाई करते हैं, जब हम पानी को वहां से निकालेंगे, कहाँ से, यहाँ से मेन पॉइंट से, तो यहाँ से पानी को निकालते वक्त हम कुछ एक्स्ट्रा पानी को ही निकालेंगे। वो कितना एक्स्ट्रा निकालेंगे? जो हम जानते हैं कि वहां तक पहुंचने में लॉस हो जाएगा, कितना, 2 से 3%, जितना, ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 से 3%, वो कुछ भी हो सकता है, वो 30% भी हो सकता है, 5-10% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना परसेंट लॉस हो रहा है उतना हम जोड़ के वहां से सप्लाई करेंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते डिस्चार्ज कुछ अलग होगा, यहाँ से डिस्चार्ज कुछ अलग होगा जब आप सप्लाई करो। ये Q1 है, मान लो ये Q2 है। समझ में आ रहा है? हमको Q2 चाहिए बेसिकली फील्ड के अंदर करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा। Q1 में लॉसेस को कंसिडर करके, डेल्टा को कंसिडर करके हम वहां से पानी को निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? उसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्चार्ज वगैरह सब कुछ डिजाइन करते हैं। अब डिस्चार्ज डिजाइन करने का क्या कंसेप्ट है? अरे क्यू निकालना है, क्यू का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। यहाँ पे यूनिट पे ही ध्यान देना है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। अब ये जो खेत में पानी डालना, कब तक में डालना है? बेस पीरियड के दौरान डालना है। जो बेस पीरियड आपका टोटल, उसके दौरान डालना है। तो ये वॉल्यूम मीटर क्यूब किधर से आएगा? जिस एरिया में एग्रीकल्चर करना है वो एरिया कितना है, इनटू उस जो क्रॉप लगाई गई उसका डेल्टा कितना है, कर दोगे वॉल्यूम निकल जाएगा, डिवाइड बाय बेस पीरियड कर देंगे, तो हमको क्या, क्यू निकल जाएगा। तो ये क्यू से फील्ड में चाहिए, ये क्यू से फील्ड में चाहिए। मान लो सप्लाई कितना करना है, अगर ये पूछेगा, तो अगर क्वेश्चन में लॉसेस दिया हुआ है तो लॉसेस को जोड़ के क्यू निकालोगे, लॉसेस को जोड़ के क्यू निकालोगे, तो वो हो जाएगा आपका सप्लाई। समझ में आ रहा है? सो ये पॉइंट है कि इसमें लॉसेस को कंसिडर नहीं किया गया। डेल्टा में जैसे लॉसेस को कंसिडर नहीं किया गया है, ड्यूटी के कैलकुलेशन में भी लॉसेस को कंसिडर नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? ड्यूटी के कैलकुलेशन में भी लॉसेस को कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है। तो अगर लॉसेस आएंगे क्वेश्चन में, अगर लॉसेस होंगे, ध्यान रखना, हम करवाएंगे क्वेश्चन, वहां पे क्लियर हो जाएगा वैसे, लेकिन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चंस में लॉसेस हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस से एनालिसिस होगा। अलग प्रोसेस मतलब जो क्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसमें लॉस को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? ताकि ड्यूरिंग द ट्रैवर्सिंग ऑफ वाटर, पानी सप्लाई पॉइंट से फील्ड तक पहुंचते पहुंचते जो लॉस है वो अपना हो जाए, फिर यहाँ पे एट फील्ड पॉइंट जो आपको पानी मिल रहा है वो जो आपने डिजाइन किया फॉर दैट क्रॉप उतना कम से कम मिल रहा है, करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा ऑफ द क्रॉप। इस बात का ध्यान रखते हुए सप्लाई वहां से मेन से अलग हो जाएगा, फील्ड पे पहुंचते पहुंचते सप्लाई की वैल्यू अलग हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों का कैलकुलेशन होता है बेसिकली इसमें, और कुछ नहीं। लॉजिक समझना जरूरी है। ठीक है। तो कैलकुलेशन हम इजीली कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा सारा का सारा सिस्टम इसका समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। लॉजिक्स कॉन्सेप्ट समझते रहिए, ये जरूरी है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यार, एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखना बेस पीरियड का कैसा कैसा कैसा। चलो बेस पीरियड को कितना अच्छे से समझें आप कि नहीं, इस पे बात करते हैं। मान लो कोई एक क्रॉप है, एक क्रॉप है, ठीक है। अब इस क्रॉप का जो बेस पीरियड है ना, जो बेस पीरियड है क्रॉप का, वो है मान लो 90 दिन, 90 डे। ठीक है। नाउ जो ये ये क्या है, ये बेस पीरियड है, बेस पीरियड। ठीक है। अब ये जो भी क्रॉप आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई क्रॉप लगा दिया, मान लो क्रॉप लगा दिया, तो ये जो भी क्रॉप आपने लगाया हुआ है यहाँ पे, इस क्रॉप का ऐसा सिस्टम है ना कि इसमें हर एक 10 दिन में, आफ्टर ईच 10 डे, एट ईच 10 डे, 10 डे आपको 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर आपको इसमें प्रोवाइड करनी है। डेप्थ ऑफ वाटर इज
प्रोवाइडेड, समझ में आ रहा है? मतलब इंटरवल ऑफ इरिगेशन कितना है, 10 डे, और हर एक इंटरवल के बाद हम कितना सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, है ना, प्रोवाइडेड। तो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज डेल्टा ऑफ द क्रॉप, व्हाट इज डेल्टा ऑफ क्रॉप। कहने का मतलब मैं पूछ रहा हूं कि टोटल आप कितना पानी सप्लाई करोगे उस बेस पीरियड के दौरान, बताओ, कैलकुलेट करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा सवाल? 90 दिन है बेस पीरियड किसी एक क्रॉप का। अब वो क्रॉप कुछ ऐसा है कि इसमें हर एक 10 दिन पे आप 10 सेंटीमीटर का पानी प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें 10 सेंटीमीटर डेप्थ का पानी प्रोवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा ऑफ द क्रॉप बताइए। और डेल्टा ऑफ द क्रॉप क्या होता है, बेस पीरियड के दौरान जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर उस क्रॉप को चाहिए फॉर इट्स फुल ग्रोथ अप टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज बेस पीरियड, सॉरी इज कॉल्ड एज डेल्टा ऑफ द क्रॉप, है ना। तो डेल्टा निकालनी है आपको, बेस पीरियड दिया हुआ है, कितना डेप्थ ऑफ वाटर हर एक 10 दिन में चाहिए वो भी दिया हुआ है, कैसे निकालोगे, निकालो। सोचिए सोचिए, पॉज करके सोचिए, निकल गया, कितना कितना आंसर आया? चलो अब देखते हैं। देखो बेस पीरियड, सबसे पहले तो दिमाग में ध्यान दो, बेस पीरियड, बेस पीरियड का डेफिनेशन क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग लास्ट वाटरिंग। तो अगर बेस पीरियड 90 दिन है तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाटरिंग आपने किया ही होगा, लास्ट वाटरिंग भी किया ही होगा। फर्स्ट वाटरिंग 10 सेंटीमीटर डेप्थ किया ही होगा, लास्ट वाटरिंग 10 सेंटीमीटर डेप्थ किया होगा, ये दो 10-10 सेंटीमीटर हो गया। अब बीच में कितना समय बचा, 90 दिन। तो यहां से करो, ये 0 डे है, ये 90 डे है, 90 डे। तो 10 दिन के बाद 10 सेंटीमीटर, फिर 10 दिन 10 सेंटीमीटर, फिर 10 दिन 10 सेंटीमीटर, फिर 10 दिन 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 दिन हो गया, 20-30-40 दिन हो गया अभी तक, फिर 50-60-70-80-90, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये 90 डे है, ठीक है। तो टोटल कितने 10-10 सेंटीमीटर का आपने वाटरिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द, सॉरी, डेल्टा ऑफ द क्रॉप, द डेल्टा ऑफ द क्रॉप विल बी, 10 बार आपने 10 सेंटीमीटर डाला ना, तो 100 सेंटीमीटर। उस बेस पीरियड के दौरान टोटल आपने कितना पानी डाल दिया, फिर 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये चीजें सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे बेस पीरियड ध्यान रखना, बेस पीरियड का डेफिनेशन ही है कि फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच का टाइम इलैप्स, और फिर उस बीच में ये क्या बोला है कि हर एक 10-10 दिन के बाद, है ना, बेस पीरियड में हर एक 10-10 दिन के बाद आप इरिगेशन कर रहे हो बाई 10 सेंटीमीटर डेप्थ। तो पहला दिन तो आपने डाला ही डाला 10 सेंटीमीटर, लास्ट दिन भी डाला ही डाला होगा 10 सेंटीमीटर, फिर 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद 10 सेंटीमीटर, फिर उसके 10 दिन के बाद 10 सेंटीमीटर, फिर 10 दिन के बाद 10, फिर 10 दिन के बाद 10, ऐसे करके डालते रहे, है ना। तो 9 बार अलग से ऐसे डाल दिया आपने, फिर, है ना, मतलब 0 से 90 दिन के दौरान आपने कितना बार डाला, 9 बार, है कि नहीं। 0 से 90 दिन के दौरान आपने 9 बार डाला, और एक बार 90 दिन पे डाला, और एक बार कब डाला, 90 वाले दिन पे डाला। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका, तो 90 मतलब 9 इंटू 10 90 प्लस 90 वाले दिन पे जो डाला वो 10 100। सो दिस इज योर डेल्टा रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। होप कि आपको अब डेल्टा के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो लिख लीजिए सारे बातों को जहां तक अभी डेल्टा मैंने समझाया। अब इसके आगे हम देखेंगे ड्यूटी ऑफ इरिगेशन। ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर, मतलब इरिगेशन वाटर का काम, एक तरह से ऐसा समझो, यही तो समझते हैं अपन, ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर। देखिए इनका एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको चलनी होती है, सब कुछ बहुत सिंपल हो जाता है। ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई डी, बाई डी। देखो यार, ये जो ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर है, इसको हम सिंपली ये कहेंगे कि कितना हेक्टेयर ऑफ फील्ड, कितना हेक्टेयर ऑफ फील्ड को हम इरिगेट कर सकते हैं बाई क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज।
मतलब सिंपली एक क्वेश्चन से इसका डेफिनेशन होता है कि व्हाट हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल चूरल लैंड that can be irrigated at a discharge rate of q मीटर क्यूब पर सेकेंड। कहने का मतलब अगर आपके पास एक डिस्चार्ज है क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड का, तो इस डिस्चार्ज को लेके आप कितना एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन हेक्टेयर इरिगेट कर सकते हैं, वही होता है ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर। समझ में आ रहा है? दिस इज द डेफिनेशन। सो अब इसको भी, इसमें भी, इसके एनालिसिस में भी नो लॉसेस आर कंसिडर्ड। इसके प्योर एनालिसिस में, अपने एनालिसिस में लॉसेस को कंसिडर नहीं किया गया है। नो लॉसेस आर कंसिडर्ड in this analysis, या फिर in analysis of duty, इसमें भी लॉसेस को कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, लॉसेस कहने का मतलब वाटर कन्वेयंस लॉस, इवापोरेशन लॉस, सीपेज लॉस, ये सारे। ठीक है, तो अब थोड़ा देखते हैं। तो ड्यूटी मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड that can be irrigated with a discharge of q meter cube per second। ठीक है, तो a हेक्टेयर मान लो इरिगेट किया जा रहा है बाई q मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज। दिस इज योर ड्यूटी a बाई q, इसी को हम ड्यूटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसका यूनिट क्या हो गया फिर, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट, इंपॉर्टेंट। ये इसी फॉर्म में ड्यूटी को हमको लिखना होता है। इसका ये स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड यूनिट हेक्टेयर बाय मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? सो अगर ड्यूटी का मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं जो किताबों में रहता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन प्रॉपर कि ड्यूटी इज डिफाइंड एज हेक्टेयर ऑफ फील्ड irrigated for the full growth of crop by a supply of 1 meter cube per second during base period of crop। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी, है ना, बुक इज डेफिनेशन। मतलब ड्यूटी इज डिफाइंड एज हेक्टेयर ऑफ फील्ड इरिगेटेड, कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड को आप इरिगेट कर पा रहे हो फॉर फुल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप बाय ए सप्लाई। अगर आपके पास सप्लाई है कुछ ऐसा जो कि है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितने तक, ड्यूरिंग द कंप्लीट बेस पीरियड ऑफ क्रॉप, अप टू बेस पीरियड ऑफ क्रॉप तक आपके पास एक सप्लाई है, कॉन्टिन्यूसली लगातार वाला सप्लाई है। इस सप्लाई को यूज करके कितना एग्रीकल्चरल एरिया हेक्टेयर्स में आप इरिगेट कर पाएंगे, दिस इज योर ड्यूटी। क्लियर? इसको कैलकुलेट करने में, इसका एनालिसिस में मैंने आपको समझा दिया है। लॉसेस को हम कंसिडर नहीं करते।
इसका यूनिट हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर ये मीटर क्यूब पर सेकेंड को आप कैसे लिखते हैं, हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, दिस इज द यूनिट, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट। और यूनिट को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, बहुत सारे। क्लियर है, तो इसको लिख लो, ये चीज लिख लो। अब चलिए पॉज करके लिख लीजिए। अब चलिए आपको एक रिलेशनशिप में डेवलप करवा के यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैं डेवलप करके दिखाता हूँ। ठीक है, कितना सिंपल सा रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशनशिप करेंगे अपन। रिलेशन अपन करते हैं एरिया टोटल जिसके ऊपर आप खेती कर रहे हैं, कितना डिस्चार्ज के साथ आप पानी उसमें डालोगे, क्यू, डेल्टा एंड बेस पीरियड। इनके बीच में मेरे को, इन चार पैरामीटर्स के बीच में मेरे को रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए सिंपल सी बात है, एरिया इंटू डेल्टा, मतलब एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें कोई एक क्रॉप को लगाई गई है, इसका एरिया है ए, और इस क्रॉप का जो डेल्टा रिक्वायरमेंट है, दिस इज योर डेल्टा requirement for this crop. So this A into delta will be volume of water required for its full growth up to maturity, है ना, for this crop, volume of water required by the crop for its full growth up to maturity. This is your, this will represent this volume, means A into delta, यही बात है ना। तो A into delta क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इन एक्चुअल फॉर इट्स फुल ग्रोथ अप टू मैच्योरिटी। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, तो इतना वॉल्यूम मेरे को चाहिए, तो मैं क्यू रेट से, है ना, क्यू रेट से, क्यू मीटर क्यूब प्रति सेकेंड के रेट से ड्यूरिंग द बेस पीरियड, कितना, ड्यूरिंग बेस पीरियड, क्यू रेट से ड्यूरिंग बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, बी बेस पीरियड है, इतने दिनों में मैं इतना पानी डाल दूंगा। तो Q इंटू बी, ये मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सप्लाई, वॉल्यूम सप्लाई, ये हो गया मेरा वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो दिस इज माई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कि जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो वॉल्यूम आपको सप्लाई करनी है। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन में आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम इसका यूनिट को थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एरिया जो कंसिडर करूंगा, ये मैं कंसिडर करूंगा हेक्टेयर में। ठीक है, एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाएंगे जिस नोटेशंस में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, जिन यूनिट्स के फॉर्म में, है ना। एरिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हेक्टेयर के अंदर, ये जो डेल्टा है ना, इसको लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट करूंगा सेंटीमीटर के अंदर, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, सेंटीमीटर, या फिर लेट्स सपोज इसको मैं मीटर में ही लिख रहा हूँ, डेल्टा को मैं किस में लिख रहा हूँ, मीटर में लिख रहा हूँ। और बाकी टाइम को मैं सेकेंड में लिखूंगा, टाइम को मैं लिखता हूँ सेकेंड के अंदर। ठीक है, और बाकी क्या था फॉर्मूला में, हाँ ए डेल्टा हो गया, क्यू हो गया, बी हो गया, टाइम को आपने सेकेंड में लिख दिया। ओके, तो अब देखिए, तो आपके पास जो इक्वेशन था वो क्या था, ए इंटू डेल्टा इक्वल टू बी इंटू क्यू। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखो, हम डेल्टा इक्वल टू बी इंटू क्यू बाई ए लिख सकते हैं। और ये क्यू बाई ए क्या है, सॉरी, अच्छा क्यू बाई ए नहीं लिखते हैं, हम ऐसा करते हैं ए बाई क्यू के फॉर्म में करेंगे उसको। ठीक है, ए बाई क्यू के फॉर्म में करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए बाई क्यू इक्वल टू बी बाई डेल्टा लिख सकता हूं मैं, ए बाई क्यू इक्वल टू बी अपॉन डेल्टा। ये ए बाई क्यू क्या है, क्या अभी अभी हमने देखा, ड्यूटी, है ना, तो ड्यूटी इक्वल टू बेस पीरियड बाई डेल्टा, बेस पीरियड बाई डेल्टा।
के फॉर्म में आपका ड्यूटी निकल रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यूनिट कन्वर्सन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आएंगे। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को, इसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम कंजर्वेशन का सिस्टम यहाँ पे यूज किया, जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उतना वॉल्यूम मेरे को देना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है मेरा ए इंटू डेल्टा, और उतना वॉल्यूम मेरे को देना है ड्यूरिंग बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप एट डिस्चार्ज ऑफ क्यू। अब ये जो डिस्चार्ज है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो बेसिकली डिस्चार्ज ये बात हो रहा है, इट इज वन टाइप ऑफ एवरेज डिस्चार्ज थ्रू आउट द बेस पीरियड, है ना। एवरेज डिस्चार्ज थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप। अब देखो यार, एक इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो एरिया है उसको तो हमको हेक्टेयर में यहाँ पे लिखना है ना। तो मैं एरिया के साथ 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा। एरिया इंटू 10 टू द पावर 4, ये इतना मीटर स्क्वायर हो गया, इनटू डेल्टा आपका ये पहले से ही मीटर में ही है, मान के चलो, ठीक है, ये पहले से ही मीटर में है। अभी एरिया इंटू 10 टू द पावर 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये एरिया का वैल्यू आपको हेक्टेयर में पुट करना है। इक्वेशन में वो ऑटोमेटिकली मीटर स्क्वायर में के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन आपको इस फॉर्म में पुट करना है। इक्वल टू देखो, इक्वल टू इधर क्या था, क्यू, ये तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही है, ऐसे मान के चलो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही है, इनटू बेस पीरियड बी। बेस पीरियड जनरली दिनों में होती है, डेज में होती है। बेस पीरियड जो होती है वो डेज में उसका वैल्यू होता है, तो इसको मेरे को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों के अंदर, है ना, तो 24 घंटा हो गया। अब एक घंटे के अंदर कितना, 60 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर कितना, 60 सेकेंड। समझ में आ रहा है? 60 मिनट के अंदर 60 सेकेंड। तो ये फाइनली ये डे को आपने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये डे को आपने क्या किया, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया ए टाइम्स डेल्टा। डेल्टा आपका मीटर में, इसमें ध्यान रखना डेल्टा किस में, मीटर के फॉर्म में डेल्टा। अभी ए इंटू डेल्टा इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये कितना हो गया, 3684। ये हो जाएगा आपका 86400 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, ए डेल्टा इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू 8.64। सो ए बाई क्यू इक्वल टू ड्यूटी, तो ड्यूटी इक्वल टू डी इक्वल टू बी बाई डेल्टा, या फिर ऐसे लिखिए ड्यूटी इक्वल टू 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा। इक्वेशन आ गया जो याद करते थे किताबों में, वही इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में यूनिट ध्यान रखना, ड्यूटी का यूनिट क्या है, ड्यूटी का यूनिट है किसमें, हेक्टेयर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। बी का यूनिट है किसमें, डेज में। डेल्टा का यूनिट कितने हैं, मीटर के अंदर। अब अगर मान लो अब डेल्टा का यूनिट सेंटीमीटर में होता, अगर डेल्टा का यूनिट आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है, तो यही वाला फॉर्मूला क्या होगा, है ना, ये 8.64 की जगह 864 हो जाएगा। जब ये 864 हो जाएगा तो डेल्टा का जो वैल्यू होगा इट विल बी इन सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है जो आप याद करते थे, तो इसको लिख लीजिए, इसका डेरिवेशन इसको नोट बना के लिख लीजिए। सो ये थी आपकी ड्यूटी एंड डेल्टा की कॉन्सेप्ट, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे चल के थोड़ा सा हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, आज इतना तक अभी तक पढ़िए, आगे चल के आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से, बस यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सारा क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल में जाएंगे ड्यूटी डेल्टा में। अभी तो स्टार्ट किया है, ठीक है, बस डेफिनेशन आपको बताया कि ड्यूटी का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब क्या है। अभी धीरे धीरे सब लॉजिक्स आएंगे एक एक करके।
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, गुरु बन जाओगे चीज़ों में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक्चुअली मैं बहुत समय से इन सब चीज़ों को स्टडी किया, और पर्सनली मेरे को रेलवे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसमें काम करते 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 उसी में रह गए अब। तो ये तो मौका मिलता है, पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। आपने देखा भी होगा हमारा जो टीचिंग का पैटर्न है, ये ऐसा कोई प्रॉपर कोचिंग वाला सिस्टम से था नहीं कि मतलब एक साल में हमको ये बैच वो बैच ऐसा कोई बैच हमको चालू करके कंटिन्यू करके ख़त्म करना है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हमने किसी साल कोई 2 सब्जेक्ट को पढ़ाया, फिर कोई 2, किसी साल फिर कोई 2-3 या 3 सब्जेक्ट को कवर किया। इस तरह से कवर करते 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 आज जाके 5 साल हो गए। तो फाइनली 5 साल हो गए होंगे, लगभग 5-6 साल। तो आज जाके फाइनली अब भी एक आध दो सब्जेक्ट बच गया है ना। और तो कुछ 5 सब्जेक्ट में कुछ अपडेशन भी बच चुकी है। ठीक है, तो कोई नहीं, इस साल मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आप तक मैक्सिमम कंटेंट पहुंच जाए। मैक्सिमम कंटेंट कहने का मतलब है हाइड्रोलिक मशीन एक पढ़ाना है, रेलवे पढ़ाना है। ठीक है, रेलवे तो मैं सोच रहा हूँ शुरू कर ही दूंगा, हाइड्रोलिक मशीन भी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। बचा हुआ मेरा एक, हमको दिमाग में आ रहा है, मेरे को एक चीज़ करनी है आरसीसी के अंदर। वो चीज़ मेरा किसी तरह हो जाए तो वो बेहतरीन होगा। हम सोच रहे हैं कि आरसीसी को अपडेट करें, आरसीसी और एनवायरनमेंट को, ये दो पेपर अगर किसी तरह से अपडेट कर दें। अपडेट करने का मतलब क्या है कि कुछ चैप्टर, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर रह गया था, सीवर डिज़ाइन वाला चैप्टर एक था, एयर पोल्यूशन था, एमएसडब्ल्यू तो मैंने बता ही रहा है, एमएसडब्ल्यू तो बता ही दूंगा, सी एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सारे कुछ कुछ चैप्टर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। प्लस तो ये बताने का कोशिश करूंगा, ये इन्वायरमेंट में सबसे पहले तो इतना। फिर आरसीसी में थोड़ा देखो डब्ल्यूएसएम वगैरह से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो आरसीसी का डब्ल्यूएसएम का थ्योरी वो थोड़ा बता देंगे। इतना सारा काम करना, 6 महीने लगेंगे आराम से। सो अगले बार का जो एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आराम से करिए, टेंशन फ्री होके। कंटेंट सारा अवेलेबल हो जाएगा आपको, बस अपना जी जान झोंक दो उसमें। ठीक है, गुड लक।